जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। आर्मी जीडी के 15 सवाल लेके आया हूँ। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैराथन क्लास हो, पहले भी मैंने पूछा था और काफ़ी स्टूडेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया और वो चाहते हैं कि मैराथन क्लास हो। अब आपने कमेंट करना है कि मैराथन क्लास कब हो, शनिवार को, संडे को, या मंडे को हो, सोमवार को हो, कब ये क्लास मैं लूँ, सुबह लूँ या शाम लूँ। और ये जो हमारी मैराथन क्लास करवाएंगे जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो क्लास लेंगे हम, जो मैराथन क्लास लेंगे वो लाइव क्लास लेंगे, पर आपका सपोर्ट चाहिए तो ही मैं वो लाइव क्लास ले सकता हूँ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए 15 जनवरी का एग्ज़ाम आने से पहले। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किसका आ गया देखो। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा परसेंटेज का बन गया है, और परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया है। और यहाँ पर बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब सिर्फ हम क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे। अभी अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। बोले कोई क्यूब है, वो उसकी जो साइड है वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है? 10% की हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम कितना अब देखो क्यूब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? क्यूब की बात हो रही है। अब क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, तो आप समझते हो। मतलब इसकी हाइट भी क्या होगी? सेम होगी। इसकी लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। इसकी ब्रेथ भी क्या होगी दोस्तों? सेम होगी। और इसका जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कितना होता है? हमेशा जब भी वॉल्यूम निकालते हैं वो कितना होता है? ए क्यूब होता है। मतलब क्या? यदि क्यूब को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घन बोलते हैं। साइड मतलब आ गई भुजा। ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसका आयतन, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, कितना बढ़ जाता है। तो नेचुरल मेरी जो साइड है ए है, अगर वो बढ़ जाएगा तो नेचुरल वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो बस बन गया क्वेश्चन। कैसे बन गया? अब साइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? साइड की बात कर रहा है, मतलब भुजा की बात कर रहा है। तो भुजा 10% बढ़ गई, तो भुजा पहले 100 थी, परसेंटेज आ जाए तो हमेशा सोच सोचा करो। तो भुजा पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 110 होगी। अब जीरो से जीरो काटा, तो मतलब भुजा पहले 10 थी, अब कितनी होगी? 11 होगी। अब हमसे बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है उसमें क्या असर पड़ेगा, मतलब आयतन में क्या असर पड़ेगा। तो मुझे बताओ आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो मतलब 10 का क्यूब करना पड़ेगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। और अब हमारी भुजा 11 बन गई, साइड मतलब हमारी 11 बन गई, तो इसका भी वॉल्यूम कर लेते हैं तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देखो, तो मतलब पहले मेरा जो वॉल्यूम था वो 1000 था आयतन, और अब जो मेरा आयतन है, मतलब मेरा जो वॉल्यूम है, अब कितना हो गया? 1331 हो गया। मतलब 11 का क्यूब होता है 133। तो देखो आपका जो मतलब जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ा भाई? 331 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अब जो ये इंक्रीज हुआ वो किस में जानना चाहता है? परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। ये वॉल्यूम किससे इंक्रीज हुआ? 1000 से। 1000 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 कर दिया और काटा, तो आपका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा? 33.1% बढ़ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो हमेशा परसेंटेज में सोचना। रेशियो बना लो, रेशियो बना लोगे तो इससे आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। ऑरेंजेस आर ब्रॉट एट 5 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर ₹15। मतलब 10 रुपये में 5 संतरे खरीदे और 15 रुपये के 6 संतरे बेचे जाते हैं, तो उसका लाभ। देखो इस क्वेश्चन में ना बड़ा मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि इस क्वेश्चन को हम क्या करें। तो हमेशा ना एक संतरे की कीमत निकाल लीजिए। देखो, तो एक संतरे की कीमत निकाल लेते हैं। तो खरीदना क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य होता है। तो मतलब मैंने 10 रुपये के 5 संतरे खरीदे, तो एक संतरा कितने का पड़ा होगा? तो पैसे हमेशा ऊपर लिखने हैं, और 5 संतरे लिए तो 5 का लिखना नीचे। तो एक संतरा कितने का पड़ा देखो। तो ये कटते होंगे तो काट दो, नहीं कटते होंगे तो छोड़ दो। हमेशा एक संतरे की कीमत निकाल लेनी है। तो ये कटते हैं भाई। अच्छा, क्लियर हो गया कि एक संतरा कितने का पड़ा? 2 रुपये का पड़ा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मैंने क्या बोला? कटते होंगे तो काटो, नहीं कटते होंगे तो छोड़ दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि मैंने 10 रुपये के 5 संतरे खरीदे, तो हमेशा एक संतरे की कीमत निकाल लीजिए। तो पैसे कहाँ लिखे जाते हैं? हमेशा ऊपर। जो भी आइटम ली उसे नीचे लिखो, तो एक संतरे की कीमत, या एक आम हो गया, जो भी समथिंग एक की कीमत आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मैंने 15 रुपये के, क्या बोला? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने 15 रुपये के 6 संतरे बेचे जाते हैं। तो क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है।
तो 15 रुपये के 6 बेचे तो मतलब क्या, तो एक संतरा कितने का बेचा होगा, अब देखो 15/6 का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, तो ये कटते होंगे तो काट दो, देखो 3×5 = 3, 3×2 = 6, तो रेशियो क्या बन गया, देखो 2 रेशियो कितना बन गया, 5 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब आपने ना नीचे वाला खत्म करना है, ये नीचे वाला खत्म करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल कर देता हूँ, क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, और 2 2 जा कितना होते हैं, 4 होते हैं। अच्छा, तो आपने ऐसे हमेशा रेशियो बनानी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपको क्या हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी कि एक संतरा कितने का पड़ा भाई, 4 रुपये का पड़ा, और एक संतरा कितने का बेचा, बोलो 5 रुपये का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, बोलो कितने का लाभ हुआ, खुद ही बोल दो, 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ जो हुआ वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और लाभ और प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है। कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा, नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। तो 4 से काटा कितना आ गया, 25, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ। आप एक वस्तु की कीमत निकाल लीजिए कि कितने की पड़ी और एक वस्तु कितने की बेची, उसका जो लाभ प्रतिशत आएगा वो सारी वस्तुओं के, मतलब जितनी मर्जी वस्तुओं खरीदी और जितनी वस्तुएं बेची उनका जो लाभ प्रतिशत आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 25% आएगा। तो ही जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा यही निकालिए कि एक वस्तु कितने की पड़ी और एक वस्तु कितने की बेची। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं कि टू होल नंबर, कोई होल नंबर है, पूरे के पूरे नंबर है, हु सम, उसका जो सम है वो कितना है, 64 है। तो हमसे बोल रहा है कैन नॉट बी इन द रेशियो, मतलब ऑप्शन देख कर ये आंसर देना है कि इनमें से कौन सी रेशियो है कि वो 64 की नहीं हो सकती। मतलब हमें दो पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है जिनका योग कितना 64 है, तो अनुपात में नहीं हो सकती, तो इनमें से अनुपात में नहीं हो सकती, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो बड़ा आसान सवाल है, इनका योग दिया 64। अब देखो रेशियो बनती किससे, तो पहले आपको ये समझना है भाई रेशियो किससे बनती है। रेशियो बनती है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू से। किससे बनती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनमें जो भी कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, काट दिया जाता है, और लीस्ट में जो वैल्यू निकल के आती है उसी को क्या बोलते हैं, रेशियो। तो 64 का मतलब दो संख्याओं का सम दिया 64 दिया हुआ है, तो इनकी रेशियो भी ऐसी होगी, इनकी रेशियो भी ऐसी बनी होगी जो मतलब 64 के टेबल में होगा कि नहीं होगा, तो उसी रेशियो में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अगर 64 में इनका सम बना है तो रेशियो, मतलब अब न्यूमेरिकल वैल्यू 64 बनी है तो इनकी जो रेशियो का जो सम होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, 64 के मल्टीपल में होगा, जो 64 से कटता होगा तो उसी रेशियो में ये कटेगा हमेशा, ठीक है, उसी रेशियो में वो बन जाएगी। देखो 5 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया, तो इनका सम करूँ तो कितना होता है, 8 होता है। तो ये 8 के टेबल में 64 आता है, बिल्कुल आता है, तो भाई इस रेशियो में टूट सकता था 64। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी हो सकता था। अब देखो 7:1 कितना होता है, इनका भी टोटल कितना होता है, 8 होता है, तो मतलब कि ये 64 बोले 7:1 की रेशियो में भी टूट सकता है, क्योंकि इसका जो सम है वो 8 है, 8 मल्टीपल आ गया 64 का। अब देखो सी ऑप्शन कितना आ गया, 3:7, तो इनका जो सम आया वो कितना है, 7 है। भाई 7 के टेबल में कभी भी 64 नहीं आता, तो 64 कभी भी 3:4 नहीं बन सकता था, मतलब 64 कभी भी 3:4 नहीं बन सकता था। देखो ये कितना 9 रेशियो कितना है, 7 है, तो इसका कितना आ गया 16, हाँ 16 से ये भाई 64 कट जा रहा है। क्लियर हो गया। तो मतलब क्या कि 9:7 भी, मतलब 64 9:7 बन सकता था, 7:1 भी बन सकता था, 5:8 भी बन सकता था, बट 3:4 नहीं बन सकता। तो हमसे ये पूछा कि कौन सी रेशियो नहीं हो सकती है, तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि मतलब हमारा जो सम 64 था तो रेशियो भी ऐसी टूटनी ही कि उनका जो सम है वो 64 के टेबल में आना था, जो नहीं आना था वही हमारा आंसर होना था। ठीक है, क्लियर हो गया। लॉजिकली क्वेश्चन था, आपको समझना है कि रेशियो बनती किससे है, न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, अगला क्वेश्चन बिजनेसमैन वालों का क्वेश्चन आ गया। तो बड़ा क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो हमेशा क्या करो, आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया होगा तो इन्वेस्टमेंट लिखना, और क्या लिखना, टाइम का जिक्र किया होगा तो टाइम लिखना, और इज इक्वल टू किसके बराबर होता है याद रखना, टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, याद रखना। इन्वेस्टमेंट कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, टाइम के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा निकल के आती है टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आती है, तो आप समझते होंगे। पर इस टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं क्या बना दूं, रेशियो बना दूं, तो रेशियो जो बनेगी वो हमेशा प्रॉफिट की रेशियो बन जाएगी, कि पैसा इस रेशियो में बढ़ सकता है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशियो आएगी वही प्रॉफिट की रेशियो की, कि इस रेशियो में ही प्रॉफिट इन दोनों में बटेगा, या मतलब है ना
मिनिमम आपको पता है रेशियो के लिए मिनिमम तो 2 तो होंगे होंगे। तो देखो यहाँ पर जिक्र किया, अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल क्या रहा है। देखो पार्टनरशिप का मतलब दो बंदे तो होंगे होंगे पार्टनरशिप में, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो आप समझते हैं, देखो क्वेश्चन आप समझ आओगे। अगर हिंदी में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं निवेश कभी भी गुणा हो जाए किसके साथ, समय के साथ, तो हमेशा क्या निकल के आता, लाभ की रेशियो निकल के आती है। अगर रेशियो बना दी, लाभ की अनुपात आ जाता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, रेशियो मतलब अनुपात। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित ने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टिंग कितना इन्वेस्ट किया, 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया। किसने इन्वेस्ट शुरू किया, अमित ने इन्वेस्ट शुरू किया। कितना इन्वेस्ट किया, 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो मैंने लिख दिया 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब बोला कि आफ्टर 3 मंथ बीने ज्वाइंड हिम, कैपिटल कितना दोस्तों, 30,000। मतलब क्या कि अमित ने 25,000 रुपये देकर निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद बिने उसके साथ जुड़ गया, वो 30,000 रुपये की पूंजी के साथ जुड़ा। तो कौन जुड़ गया अमित के साथ, विनय जुड़ गया। और विनय ने कितना इन्वेस्ट किया, बोला 30,000 इन्वेस्ट किया। पर ये कब जुड़ा, 3 महीने के बाद जुड़ा। मतलब अमित 3 महीने से पहले से इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो हमें बोल रहा है कि वर्ष के अंत, देखिए देखो वर्ष के अंत में 19,000 प्रॉफिट मिला। मतलब इन दोनों ने साल भर इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस साल भर के बाद इन्होंने प्रॉफिट बांटा। तो भाई बिजनेस तो भाई अमित ने शुरू किया था, अमित ने शुरू किया तो अमित ने तो पूरे 12 महीने इन्वेस्ट किया होगा। पर बिनी ने 12 महीने इन्वेस्ट नहीं किया, वो 3 महीने के बाद जुड़ा है। तो सब वर्ष के अंत में प्रॉफिट बांटा है, तो नेचुरल है बिनी ने कितने महीने इन्वेस्ट किया होगा, 9 महीने इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं किया होगा। और इन्होंने जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट लिया, तो टोटल जो प्रॉफिट निकला वो कितना आया दोस्तों, 19,000 रुपया प्रॉफिट आया। टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने, 19। अब ये प्रॉफिट बांटना है इन्होंने, तो अमित को कितना प्रॉफिट मिला, तो नेचुरल आपको प्रॉफिट की रेशियो बनानी पड़नी ना, तब वो तो बन जाएगी कैसे। अब देखो सामने तो दिख रहा है, देखो ये 2500 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25,000 किससे, 12 महीने इन्वेस्ट किए तो 12 आ गया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। और इसने कितना किया, 30,000 इन्वेस्ट किया, और सिर्फ 3 महीने के बाद जुड़ा, तो मतलब इसने 9 महीने इन्वेस्ट किया। तो अब इनकी रेशियो बनाते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से काटा कितना आ गया 6, 5 से काटा कितना आ गया 5। अब 6 ऊपर नीचे काटो जो भी कॉमन है, 6 टू जा कितना होते हैं, ये कट गया। तो ये होते हैं 5 टू जा, ये अब नहीं करते, तो 5 टू जा कितना आ गया 10 आ गया, और रेशियो और 9 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब क्या, अमित को जो प्रॉफिट मिला है रेशियो में वो 10 मिला है, और बिने को जो प्रॉफिट मिला है वो 9 मिला है। क्लियर हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना बोलो 19 है। देखो 10 और 9 कितना, तो 19, 19 की वैल्यू दे दी 19,000। देखो अब तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 19,000 बटा कितना आ गया, 19 आ गया। तो मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया, 1000 से काटा गया। तो अच्छा 1000 से मल्टीप्लाई किया तो बीने को 9,000 मिला होगा, तो अमित को 10,000 रुपये मिला। हमसे अमित का शेयर पूछा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर पेपर में आ गया तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्ट, इसकी रेशियो बना देंगे, वो प्रॉफिट की रेशियो में वो पैसा बढ़ जाता है। निवेश गुणा समय इज इक्वल टू लाभ का अनुपात। अब देखते हैं, देखो आयु का क्वेश्चन आ गया। तो जब भी आयु का क्वेश्चन आता है ना, मैं क्या करता हूँ, हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं एक लाइन लेता हूँ हमेशा और लिख देता हूँ प्रेजेंट, मतलब हिंदी में मतलब आ गया वर्तमान। अगर वर्तमान का जिक्र होगा वर्तमान में लिखूंगा, फ्यूचर की बात होगी तो आगे लिखूंगा, पास्ट की बात होगी मतलब भूतकाल की बात होगी तो पीछे लिखूंगा, और भविष्य की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी तो आगे लिखूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राखी एंड सीता। मतलब राखी और सीता की वर्तमान आयु का जो क्रम है वो 5:7 है। तो मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट की बात होती है तो 5 रेशियो कितना आ गया 7 आ गया। तो ये क्या आ गई, राखी आ गई, और ये क्या आ गई, सीता आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर 8 ईयर राखी एज भी 28। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कि 8 साल के बाद राखी ना, तो यहाँ पर ऐसे एरो लगाते, फ्यूचर की बात हो रही है तो लिख लेते हैं यहाँ पर 8 वर्ष बाद। और जो राखी है वो कितने वर्ष की हो जाएगी बोलो, 28 साल की हो जाएगी। बोला 28 साल की, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले सीता की आयु क्या थी। मतलब क्या, व्हाट वाज द सीताज एज 5 ईयर
एगो। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ दी है, देखो 8 वर्ष के बाद राखी 28 वर्ष की थी। तो मुझे बताओ कि प्रेजेंट में वो कितने साल की होगी भाई, प्रेजेंट में वो 8 साल के बाद अगर वो 28 साल की हो जाएगी तो अभी वो कितने साल की होगी, वो 20 साल की होगी कि नहीं होगी। तो मतलब अब देखो यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि 5 का डाटा क्या दे दिया है, 20 दे दिया कि नहीं दे दिया है। तो मतलब मैं सीता की आयु निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 5 का डाटा कितना आ गया दोस्तों, 20 साल दे दिया है। तो एक का डाटा कितना आ गया, 5 से काटा कितना आ गया, 4 साल आ गया। मतलब इस रेशियो को 4 से काटा गया है। तो सीता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 7 चौके कितना होते हैं, 28। अच्छा, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में जो सीता की उम्र है वो कितनी है, 28 साल है। हमसे पूछ रहा है कि 5 साल पहले उम्र कितनी थी, तो अब तो आप निकाल ही सकते हो। तो 5 साल कम कर दो, इसके 5 साल कम कर दिए तो मतलब क्या कि जो 5 साल पहले जो सीता की उम्र थी वो कितनी थी, 23 साल थी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए, हमेशा मैं डायग्राम बनाता हूँ, इससे क्या हो जाता है, मुझे क्लियरिटी मिल जाती है और अच्छे से समझ भी आ जाता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, एवरेज का सवाल आ गया। तो एवरेज का सवाल आए तो आपको क्या याद रखना, आपको तो याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या कि कुल संख्या कभी भी गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा जमा निकल के आता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ द 40 10 25 20 35 एक्स इज 25। मतलब कितनी संख्याएं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं दी हुई हैं। तो इनका औसत दे दिए कितना, बोलो 25 है। इनका औसत कितना, 25 है। तो हमें वो संख्या निकालनी है एक। तो ना चाहिए यहाँ जमा लिखा, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगी, हमारी एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो ये टोटल कितनी संख्याएं दोस्तों, ये टोटल कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं कुल नंबर आ गए। इनका औसत भी दे दिया, 25 दे दिया। तो हमसे वो नंबर पूछ रहा है एक्स वाला कितना। तो बस ये तो सिंपल है, 25 के कितना होता है, 150। अब इनको प्लस करते हैं, तो 40 में 10 डाले, 50 75 95 100 130। तो कितना आ गया, 130 जमा कितना आ गया, एक्स आ गया। तो नेचुरल है, यहाँ पर 150 है, ये 130 है, तो यहाँ नेचुरल है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20 ही होगी, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा क्योंकि। तो कितना हो जाएगा, तो 150 से माइनस 130 किया तो मतलब क्या, वो नंबर कितना, क्योंकि सम में 150 आया ना इनका, 25 के कितना था, 150, तो जमा आ गया 150 आ गया, पर वो सम आ रहा था 130 प्लस एक्स आ रहा था। तो नेचुरल एक्स की वैल्यू क्या होनी थी, 20 होनी थी। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। देखो हर चैप्टर के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको भी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। अब देखो किसका क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि टाइम कभी भी एफिशिएंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। और क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए। और हमेशा किसके पीछे भागना, हमेशा क्षमता के पीछे भागना। क्षमता पता लगी नहीं कि आंसर आपका आया नहीं। ठीक है, क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, जैसे कोई काम 10 दिन में हो रहा तो 1 दिन का काम, कोई काम 10 घंटे में हो रहा तो 1 घंटे का काम, कोई 10 मिनट में खत्म हो रहा तो 1 मिनट काम, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वर्क थ्राइस एज फास्ट बी। अब देखो एफिशिएंसी दे दी है, देखा जाए तो हमारे पास क्षमता दे दी गई है, एफिशिएंसी दे दी गई है। तो ए बोला 3 गुना फास्ट काम करता किससे, बी से। तो देखा जाए तो जैसे 1 घंटे में ना ए 3 पेन बना देता तो बी एक ही पेन बना पाता है ना। ये कहने का मतलब इसका एक्चुअली क्षमता दे दी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। ए बी से सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम कैन डू कैन डू टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ द वर्क इन 12 डेज। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, अब देखो स्टोरी सुना रहा है कि दोनों मिल गए तो किसी कार्य को 12 दिन में कर देते, मैंने लिख दिया 12। तो अब क्षमता लिखूंगा तो कार्य तो आ ही जाएगा। देखो दोनों मिल जाएंगे, अगर एक दिन में 3 पेन बना रहा है, मान लो कि बी एक दिन में 1 पेन बना, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 पेन बनेंगे, तो 4 क्षमता हो जाएगी। तो कार्य कितना आ गया, बोलो 48 आ गया। बोले उसी कार्य को, किस कार्य को, 48 कार्य को अगर ए अकेले करने आता तो कितना समय लेता, बोला
कितना टाइम लेता। तो नेचुरली एक ही एब्सेंसी लिखनी पड़ेगी, तो एक ही एब्सेंसी कितनी है बोलो 3 है, तो 3 लिख दिया। तो अगर 48 काम करने आता ए आता तो अपनी 3 की क्षमता के साथ आता, तो उस कार्य को कितने दिन में कर देता, 16 दिन में कर देता। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना, और जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, और आंसर भी आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, तो क्या रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों, डिस्टेंस निकल के आता है, ठीक है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब मानो कि ए कोई मेरा ए स्थान है, वहाँ से मैं बी के पास जाता हूँ, बोले बी के पास जाता हूँ, तो वो हाफ बोल रहा है, तो मतलब मैं एक ए बंदा है वो बी के पास जाता है, बोले बी के पास जाता है, किस स्पीड में जाता हूँ, बोले 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता हूँ। क्लियर हो गया? और सेकंड हाफ फिर मैं बी से मिलता हूँ, और बी फिर सी के पास जाते हैं, तो सी के पास जाते हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है, मतलब बोले ये हाफ है, मतलब एक पूरा डिस्टेंस है। मानो कि ये भी एक्स डिस्टेंस बोले मैं 21 किलोमीटर में करता हूँ, और एक्स डिस्टेंस है वो कितने में करता हूँ, बताओ किस स्पीड में करता हूँ, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता हूँ। तो हमसे बोल रहा है कि इस पूरी यात्रा को करने को मुझे कितने घंटे लगे, पूरी यात्रा करने को मुझे कितने लगे, 10 घंटे लग गए। क्लियर हो गया कि नहीं गया? तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, कि पूरा डिस्टेंस कितना है। अब खुद ही सोचो, देखो पूरा डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो टाइम तो आपको पता है कि 10 है, तो आपको स्पीड ही लिखनी है ना। अब देखो स्पीड कैसे लिखनी है, अब देखो ये स्पीड तो टोटे टोटे में दी हुई है देखा जाए, तो ये स्पीड किस में दी हुई, देखो स्पीड टोटे टोटे में दी हुई कि मतलब पहला हाफ 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, और दूसरा हाफ, तो दोनों का हाफ क्या सेम है ना, डिस्टेंस क्या सेम है, और दूसरा हाफ 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है। तो आपको ना एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड क्यों निकालनी पड़ेगी, आपको इकट्ठी कोई स्पीड निकालनी पड़ेगी कि इकट्ठी कितनी स्पीड रहेगी, वो उसे हम एवरेज मान लेते हैं कि 21 और 24 के बीच में ये वाली जो स्पीड है, ऐसी स्पीड में जाता तो भी ये डिस्टेंस 10 घंटे में हो जाता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे इन दोनों का डिस्टेंस का सेम है, तो एक इकट्ठी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो जब भी दो स्पीडें दी हो, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, तो इनकी एवरेज स्पीड निकलती है 2s1 अपॉन, मतलब S1 S2 अपॉन S1 + S2 होता है। बस एवरेज स्पीड निकालनी थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई कितना होता है 24, और 21 प्लस कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, क्लियर होगा? अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 24, और इसको कितना आ गया 45 आ गया ना, 45 आ गया। अब काटते देखो, 5 से काटा कितना आ गया, 5 से नहीं 3 से काटा कितना आ गया 15 आ गया, 3 से काटा कितना आ गया 7 आ गया, 3 से काटा कितना आ गया 8 सॉरी 3 से काटा कितना आ गया 5 आ गया, और 3 से काटा कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 7 जा 56, और 56 2 जा कितने होते हैं 112, कि 50 50 कितने होते हैं 100, 6 6 12 112, तो 112 बटा कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 से ही कट रहा है तो ये काट दिया कितना आ गया 2 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो लगभग हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 224 किलोमीटर आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको क्रैक करना था, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी थी, इकट्ठी एवरेज कितनी रही स्पीड। नेचुरल फिर टाइम इनटू स्पीड क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस आ गया 224 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 224 किलोमीटर। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी किसका क्वेश्चन आ गया, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है। तो अभी आपको सिखाया कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ मिलेगा, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। बोले एयर ट्रेन पासिस अ स्टैंडिंग अ मैन इन 10 सेकेंड। अब देखो कोई ट्रेन, मतलब कोई ट्रेन चलेगी, कोई ट्रेन चलेगी,
है ना, कोई ट्रेन चलेगी और कोई आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस करेगी, तो यहाँ जो लेंथ आएगी वो किसकी लेंथ आएगी हमेशा, ट्रेन की लेंथ आएगी कि नहीं आएगी, मतलब लंबाई किसकी आएगी, दूरी की जगह क्या आएगा, लंबाई आएगी, किसकी लंबाई आएगी भाई, ट्रेन की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी दूरी में किसी। और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, बोले 10 सेकंड में क्रॉस कर ले रही है, तो यहाँ पर एस क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब यहाँ पर लिख दूँ मैं स्टैंडिंग मैन, तो कभी भी खड़े हुए आदमी को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो यहाँ पर जो लेंथ आती है वो हमेशा ट्रेन की लेंथ आती है। अब बोला कि प्लेटफॉर्म को जो 120 मीटर लॉन्ग उसे 16 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आप देखो, अब इसको समझना कि अब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है भाई, ट्रेन की लंबाई तो होगी, लंबाई किसकी होगी, ट्रेन की लंबाई तो होगी, प्लस प्लेटफॉर्म भी जुड़ गया, कितना जुड़ गया, 120 मीटर प्लेटफॉर्म जुड़ गया। तो अब इसको क्रॉस करने में कितना सेकंड लगता है, 16 सेकंड लगते हैं, और स्पीड कितनी रहेगी, नेचुरल है ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, ऐसी रहेगी। तो किसको क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, बस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसने इस क्वेश्चन में लॉजिक है, आपको लॉजिक आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो निकल सकता है। देखो ट्रेन की स्पीड एस है, यहाँ पर भी कितनी एस है, तो दोनों की स्पीड क्या है, बोलो सेम है कि नहीं है, एग्री करते हो। और देखो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर भी है, किसी आदमी को क्रॉस करे, ट्रेन की लंबाई भी, ये भी क्या है, बोलो सेम है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर 10 सेकंड लग रहे हैं और यहाँ पर 16 सेकंड लग रहे हैं, जो 6 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोस्तों, ये बताना मुझे, जो 6 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो किस कारण लग रहे हैं, जैसे ही 120 मीटर एक्स्ट्रा आ जा रहा उसी के कारण लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एग्जामर की जो रेलगाड़ी है वो 120 मीटर को एस की स्पीड, ट्रेन की स्पीड से जब क्रॉस कर रहा है तो उसे 6 सेकंड लग रहे हैं। तो बस ये समझना, अच्छा 6 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, किस कारण लग रहे हैं, 120 मीटर, 120 मीटर वो ट्रेन की स्पीड के साथ ही उसने 6 सेकंड में 120 सेकंड किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो बस यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ गई। तो एस कितना आ जाएगा, बोलो एस कितना आ गया, 120 बटा कितना आ गया, 6, तो 6 से काटा कितना आ गया, 20। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। पर हमसे क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर मुझे तो वापस आना तो 18/5 करना पड़ेगा। देखो तो ये 20 है, इसको वापस आना पड़ा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 18/5। 5 से काटा कितना आ गया, 4, और 18 चौके कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो मतलब 72 किलोमीटर 1 घंटे में वो कर लेगा। तो इसकी जो स्पीड आई वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर आ गई। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अभी करें, नेक्स्ट सवाल करें। देखो नेक्स्ट सवाल है, ये किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8% दी हुई है, और टाइम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आए और रेट और टाइम दिए हो ना, तो उसको तो हमेशा ना परसेंटेज से सोच लिया करो। और हमें ना सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ और सीधा अमाउंट दे दिया, मिश्र धन दे दिया, कितना दे दिया, 3944 दे दिया। तो ये क्या आ गया आपका, मिश्र धन आ गया। ये क्या आ गया आपका, साधारण ब्याज आ गया। ये आ गया समय बोलते हैं उसको, रेट को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा, मूलधन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं फार्मूला लगाता तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन क्या होता, 100 होता। तो मुझे प्रिंसिपल क्या मानना पड़ना था, एक्स मानना पड़ना था। तो ब्याज कितना आ जाना, तो मेरा अगर अमाउंट इतना बन गया है तो मतलब मुझे ब्याज कितना मिला होगा, तो इतना अमाउंट मिला तो माइनस एक्स कर दूं तो इतना ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करते, जैसे मानो 6944 माइनस कितना एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आप यही सॉल्व करते रह जाते कि नहीं कर जाते, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। पर मैं आपको ये सीधा सीधा सिखाना चाहता हूँ कि इतना क्यों जाना। जब भी आपको रेट और टाइम दिए हो ना, तो बस आप ना हमेशा परसेंटेज में सोच लो, जब भी रेट और टाइम दिए हो। तो जैसे रेट दिया, अब साधारण ब्याज क्या होता है, बोलो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है,
सिंपल इंटरेस्ट वे इंटरेस्ट होता है जो हर साल प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, और हर साल प्रिंसिपल के ऊपर रखेगा, रेट सेम होगी, तो हर साल मेरा जो ब्याज है वो भी हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। अगर मुझे एक साल का 8% मिल रहा है तो 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा, तो हर साल सेम रहता है तो कितना रहेगा, 8 3 जगह तो 24% मिल जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो मेरा हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, तो आपके मुताबिक प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 आ गया। तो आपके मुताबिक जो रेट नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो एक साल का 8% लग रहा है तो 3 साल का हर साल सेम रहेगा तो कितना लगेगा, 24%। 100 का 24% कितना होता है, 24 होता है। तो मतलब मैं घर को कितना पैसा लेके जाऊंगा, मिश्र धन अमाउंट कितना आएगा, 124 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये आ गया आपका मिश्र धन। तो जब भी रेट और टाइम दिए हो तो बस ऐसे रेशियो बना लिया करो बस। जब भी रेट और टाइम दिए हो तो ऐसे रेशियो बना लिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मेरे पास 100 रुपया था, 24 ब्याज बना, घर को कितना पैसा लेके गया, 124। तो 124 का डाटा दे दिया एक्चुअली एग्जामिनर ने, कितना, 6944 दे दिया। और हमसे किसका डाटा पूछ रहा है, हमसे 100 का डाटा पूछ रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6944 बटा कितना आ गया, 124, और गुणा के कर दिया, 100 कर दिया। अब इसको काटो, देखो पीछे से कितना है, 8 से कट जाएगा, 8 से, हाँ नहीं कट जाएगा, 8 1 8 2 4, नहीं 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 1 4, 4 1 जा कितना होते हैं, 4 होते हैं, 2 आ गया, 4 7 जा 28, 1 4 3 जा 12, 2 6 आ गया। अब 31 से कट जाएगा, तो 31 5 जा 155, 155 हो गया, तो 15 डाल लें तो 18, तो 6, तो आ गया दोस्तों 56 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। मतलब क्या, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी रेट और टाइम दिए तो हमेशा ऐसे करना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स से भी सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, हो तो जाएगा पर टाइम लग जाएगा। तो 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे कितना आएगा, 25, फिर 25 यहाँ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 6944 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, फिर -25 मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6944 मल्टीप्लाई बाई 25, और ये माइनस के उधर गए तो प्लस के हो गए, तो कितना बन जाएगा 31 का x, और ये 31 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा। तो ये 31 से कटना काटना था। ये 31 टू ज़ा कितने होते हैं, 31 टू ज़ा होते हैं 62। तो बचे कितने हमारे पास, 7 है ना, 7 बचे, 7 आगे चले गए, तो फिर से ये 2 आ गया 62। तो बचेंगे कितने, 8 4 12 124, फिर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 25 करोगे तो 100 10 50 60, 60 कितना आ गया, 6 5 है ना, 60 60 आ गया, तो मतलब 10 कैरी गया। तो 50 सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ठहरो, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 100 10 50 60 6 25 50 56। तो देखो आपका प्रिंसिपल आ जाना था, एक्स की वैल्यू आ जानी थी, वही प्रिंसिपल। तो बात देखो कितना लंबा, और हमने कितनी आसानी से इसको परसेंटेज से कर लिया बिना पेन उठाए, कि अच्छा एक साल का 8% था तो 3 साल का 24%, अच्छा मेरा प्रिंसिपल 100 था तो 24 ब्याज बना, घर को 124 लेके गया। किसका डाटा दिया, 124 का डाटा दिया, 124 का लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे नीचे लिखा, और प्रिंसिपल पूछा, मल्टीप्लाई बाई 100 किया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको करना था। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो ये भी बड़ा आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। मतलब आपके पास कुछ पैसा है, प्रिंसिपल है, उस पे पहले साल कितना लग रहा है, क्योंकि एक साल का ब्याज लगता है हमेशा, कंपाउंड ईयरली बोला है, तो कितना ब्याज लगेगा, 10% लगेगा। फिर आपके पास कुछ पैसा बन जाएगा ब्याज समेत। फिर अगले जो लगेगा वो एक साल नहीं बोला हुआ, 6 मंथ बोला हुआ है, 6 मंथ बोला हुआ है, तो रेट भी अब रेट क्या होती है, पर एनम होती है। तो अब मैं 6 महीने का 10% तो नहीं दे सकता ना, तो सभी क्या करा करेंगे, भाई पैसा 10% पर होगा तो सारे एक महीना जमा करवाया करेंगे और एक महीने में निकाल लिए करेंगे पैसे, और पूरे साल का ब्याज खा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। रेट अगर पूरे साल की, अगर 6 महीने के बाद अगर मैं पैसा निकालता हूँ तो 6 महीने की ही रेट लगती है हमेशा ब्याज में। ठीक है, नहीं तो बैंक लूट जाएगा। तो 6 महीने का कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 5% मिलेगा। क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या निकल आएगा, अमाउंट निकल आएगा। देखो रेट दिए, टाइम दिए, तो रेशियो मेथड से कर लेना था। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि पहले साल आपके पास 100 था तो कितना हो गया, 110 हो गया। रेशियो बनाई तो 10 से कितना हो गया, बोलो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर आपके पास 6 महीने का ही लगा, 5% का, तो 100 था तो कितना हो गया, 105 हो गया। 5 से काटा कितना आ गया, 20, 5 से काटा कितना आ गया, 21। तो ये भी रेशियो बन गई। मैंने रेशियो मेथड से सिखाया हुआ। देखो 10 से कितना हो गया, पहले साल इतना हो गया, दूसरे साल 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर दो, देखो
तो कितना आ गया। जब भी रेट और टाइम दिए तो सोचना आपने। अच्छा, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 100 था मूलधन, और आपका अमाउंट कितना बन गया, 231। तो आपको कितना ब्याज मिला, बोलो कितना ब्याज मिला, 31 रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला। अब देखो किसका डाटा दिए, खुद ही बोल दो, प्रिंसिपल का डाटा दिए, मतलब 200 का डाटा दिया है। तो जिस 200 का डाटा क्या दे दिए, बोलो 250 दे दिए। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, एक का डाटा आ गया 250 बटा कितना आ गया, 200। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 31 का डाटा पूछ रहा है, मल्टीप्लाई वे कर दिया 31। तो दो जीरो से जीरो, दो से काटा कितना आ गया 14, 14 कम 14, एक 42, 42 कितना होता है 43। तो मतलब मुझे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 434 मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड से ऐसे करना था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो सर्कल की बात हो रही है, अगला क्वेश्चन किसका आ गया, सर्कल की बात हो रही है। और सर्कल की बात हो रही हो तो हमेशा आपको किसके पीछे भागना है, रेडियस के पीछे भागना है। किसके पीछे भागना, हमेशा रेडियस के पीछे भागना है। हिंदी में बात की जाए तो हमेशा त्रिज्या के पीछे भागना। त्रिज्या पता लगी नहीं कि आंसर आया नहीं। अब देखो अगर सर्कल का एरिया निकालना हो, मतलब क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो हमेशा होता है पाई आर स्क्वेयर होता है, याद रखना। और जब भी इसकी सरकमफ्रेंस की बात हो, किसकी बात हो, सरकमफ्रेंस की बात हो, मतलब परिधि की बात हो, तो वो हमेशा कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अब क्वेश्चन क्रैक हो गया। देखो फाइंड द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालना तो बताओ आपको 2 पाई आर निकालना है। और तो आपको आर चाहिए, तो आपको क्या दे दिया, आर की वैल्यू नहीं दी, आपको एरिया दे दी। एरिया दे दिए तो आपको किसकी वैल्यू दे दी, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है। देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। वो चाहता है कि आप उसको सॉल्व करें। तो 22 अपॉन कितना हो गया 7, मल्टीप्लाई पे कितना हो गया आर स्क्वायर, और कितना आ गया 1386 आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1386/22। कहाँ चला गया नीचे, और 7 कहाँ चले गया ऊपर। अब देखो काटते, 11 से काटा 2, 11 कम कितना होता है 11, 2, 11 दूनी 22, 6, 11 छिके छक्की, और मतलब 6, और 2 से काटा कितना आ गया 63 आ गया। तो आर स्क्वेयर है तो इसके पेयर बना लेते हैं। कैसे बन जाएगा, देखो पेयर 9 × 7 × 7, और 9 भी टूट जाएगा 3 × 3 में, तो ये पेयर बन गए। अब आर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, और पेयर बाहर आ जाएंगे, तो एक के पेयर आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो आर की वैल्यू आ जाएगी 21 आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। आपको सरकमफ्रेंस पूछ रहा, आर पता लग गया, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21, काटा 3, 66 गुणा 2, गुणा किए तो 132 आ जाएगा हमारा मीटर। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरकमफ्रेंस आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ गया एक टाइप का। देखो क्यूबॉइड क्या होता है याद रखना। क्यूबॉइड हो गया कोई कमरा है ऐसे, क्यूबॉइड मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं घनाव, ठीक है। पर घनाव की बात नहीं कर रहा, पर हमें ऐसे पता लग गया कोई ऐसा कमरा। देखो ये कमरा है ऐसे, तो इसकी ना लेंथ दे दी है, कितनी दे दी है 30 मीटर दे दी है। इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो कितनी दे दी है, बोलो 24 दे दी है। और इसकी जो हाइट है बोला, वो कितनी दे दी है, 18 दे दी है। तो ये कमरा है, इसकी लेंथ 30 है, ब्रेथ कितनी है। अगर इनकी सारी साइडें बराबर होती है वो क्यूब होता है, याद रखना। वो क्या होता है दोस्तों, वो तो आपको पता लगे क्यूब होता है। ये क्या होता है जिसकी सारी डिफरेंस, ये क्या होता है क्यूबॉइड होता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, घनाभ होता है। ये क्या होता है दोस्तों, घनाभ होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, अगर इसका वॉल्यूम पूछता, अगर फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम पूछता, या मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं आयतन पूछता, तो इसका आयतन होता है L × B × H होता है। पर वो हमसे नहीं पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इस कमरे में सबसे लंबी रोड क्या आ सकती है। तो सबसे कम लंबी रोड क्या आ सकती थी, वो डायगनल आ सकता है, कि एक कोना लो नीचे वाला, फिर ऊपर वाला कोने से टच हो सकती है। तो ये क्या आ सकती है, इस कमरे में सबसे बड़ी क्या आ सकती है, रोड आ सकती है। तो ये क्वेश्चन ना बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी रोड आएगी वो कितने मीटर की होगी। तो बड़ा आसान है। देखो दोस्तों कभी भी हाईएस्ट मतलब वो लॉन्गेस्ट क्या पूछे आपसे, लॉन्गेस्ट पोल पूछे, मतलब कितना आ सकता है इस कमरे में, तो वो निकालना हो तो बस आप याद कर लीजिए आज के बाद एल स्क्वेयर। जैसे क्यूब का पूछा तो अंडर रूट 3a होता है, पर इसका पूछा हो तो ये ऐसे निकालते हैं, एल स्क्वेयर प्लस कितना एच स्क्वेयर होता है। बस इसको सॉल्व करना था आपको, तो बड़ा आसान है। देखो तो 30 का कितना हो गया स्क्वेयर, ब्रेथ कितना हो गया 24 का क्या हो गया स्क्वेयर,
और हाइट क्या हो गया 18 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया देखो 900, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। तो इसको प्लस किया तो कितना आ जाएगा, तो 6 4 10, एक 10 1 4 9 9 9 कितना होता है 18 होते हैं। क्लियर हो गया। अब नेचुरली इसके पेयर निकालने पड़ेंगे ना, तो पेयर बनाते हैं इसको। देखो बड़ा आसान है, तो दो जीरो तो एक 10 10 का पेयर तो बन जाएगा। बचा क्या 18 बचा, 18 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 9 जा 3 और 3। अच्छा, तो 3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब देखो बाहर क्या आ जाएगा, जोड़े बाहर आएंगे, देखो 10 बाहर आ गया, 3 का एक बाहर आ गया, और अंदर क्या रहा अंडर रूट, इसका तो कोई जोड़ा नहीं है तो ये अंदर रहेगा। तो लगभग जो लॉन्गेस्ट रोड आ सकती है वो कितने मीटर की हो सकती है, 30 √2 मीटर की हो सकती है। तो मतलब आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने बड़ी कोशिश की आपको समझाने की, है ना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो यार, शेयर शुरू करो यार वीडियो को, थोड़ा हो सके लाइक करो, कमेंट कर दिए करो, कुछ ना कुछ लिख दिया करो, मुझे खुशी मिलती है पता है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जो भी आप कमेंट करते हो। ठीक है, कुछ भी लिख दिया करो, हाँ अच्छा लगा, हाँ, आपको ये इम्प्रूव कर, हाँ कुछ सजेशन देना हो ना मुझे तो ज़रूर दिया करो। अब एक लड़का है जो हाइब्रिड है ना, वो भी मुझे काफ़ी मैसेज करता है ना, वो बोल रहा है एल्जेब्रिक। देखो एल्जेब्रिक के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, आर्मी जेडी में नहीं आते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा। अब मैं टफ नहीं करवा सकता ना आपको कि एसएससी सीजीएल लेवल का करवा दिया, तो मैं कोशिश करूँगा जैसे मतलब 15 जनवरी से पहले मैं कोशिश करूँगा कि अलजेब्रिक के मैं थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आर्मी जीडी में ने पूछे हों ऐसे क्वेश्चन, है ना, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मैं नंबर सिस्टम करवाया था, तो अब आपको ये स्टार की जगह क्या रखना है कि ये डिवाइड हो जाए किससे, 11 से। तो मैंने बोला है कि कभी भी आपको ऐसे देखना है कि ये डिवाइड हो जाए तो हमेशा ओड नंबर उठाओ और इवन नंबर की पोजीशन उठाओ। देखो 7 उठाओ, उससे अगला उठा लो, 2 उससे अगला उठा लो, कितना होता है, तो कितना हो गया 11 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। फिर इवन नंबर की पोजीशन उठाओ, तो ये दो ही है, यहाँ पर 3 है और कितना है बोलो, प्लस स्टार है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इन दोनों को जब भी माइनस करता है ना, जब भी इनको माइनस करते हैं तो इनका जो रिजल्ट है ना, इनका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, वो तो या तो रिजल्ट 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा है इस स्टार की जगह क्या रखें ताकि ये 11 से विभाजित हो। अगर मैं 5 रखता हूँ, देखो 5 रखता हूँ, यहाँ पर 5 रखता हूँ, मानो कि यहाँ पर 5 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 8। तो 11 में से 8 गए तो कितना बचता है 3। तो रिजल्ट भाई 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया, तो मतलब 5 नहीं हो सकता। अब वो 7 उठाओ, 7 3 10 होते तो 11 में से मतलब 7 उठाओ तो 7 3 10 होते हैं, तो 11 में से 7 गए तो रिजल्ट 1 आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 उठाओ, 9 3 12 होते तो -1 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन 8 इज़ द राइट आंसर। जैसे आप 8 डालोगे तो 11 -11 हो गए और इनका रिजल्ट क्या है 0 आया, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो वही क्या आना था हमारा आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया, एक्चुअली थीटा है। ठीक है, थीटा की पोजीशन कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये थीटा है। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको ना साइन थीटा दे दिया, तो साइन थीटा कितना दे दिया आपके पास, 12 बटा कितना दे दिया, 13 दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा तो पता है, तो कोस थीटा निकालना पड़ना ना। तो एक्चुअली ये क्या होता है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो जैसे PV पंडित बद्री प्रसाद आपने सिखाया होगा स्कूलों में, हर हर के होता है बोले, है ना, कुछ ऐसा। देखो साइन जो होता है, जो साइन स्टार्टिंग में आता है, फिर क्या आता है कोस आता है, फिर क्या आता है टैन आता है, फिर आता है कोसेक्स आता है। ठीक है, फिर आता है सीकेट आता है, फिर क्या आता है कोट आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब होता है जब भी साइन की बात करेगा वो होता है परपेंडिकुलर। अब ये जो टिग्नोमेट्री वो किस पे काम करती है, तो आपको पता है वो टिग्नोमेट्री हमेशा किस पे काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। देखो ये सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये नीचे वाला अगर बेस ले लिए तो ये क्या होगी आपकी हाइट होगी। क्लियर हो गया। तो देखो साइन थीटा कोई भी एंगल, देखो एंगल के ये एंगल आया तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये साइन थीटा जब भी लगता है तो इसमें ना साइन थीटा निकालना, तो इसमें क्या होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और बी को क्या बोलते हैं आधार।
तो जब भी साइन थीटा होता है वो क्या होता है बताओ, लंब अपॉन कर्ण होता है कि नहीं होता, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और कोस क्या होता है, देखो कोस क्या होता है, आधार बटा कितना होता है, एच होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस आपको साइन थीटा दे दिया, तो मतलब देखा जाए तो पी अपॉन एच दे दिया कि नहीं दे दिया है, मतलब पी की वैल्यू पता लग गई आपको, एच की वैल्यू पता लग गई आपको। और आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई कोस थीटा भी निकालना पड़ना, तो कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। एच की वैल्यू तो आपको पता 13, तो बी की वैल्यू निकालनी पड़नी कि नहीं निकालनी पड़नी। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, तो आपको ये कितना दिया, 13 दिया हुआ है, और लंब कितना दिया, 12, तो आपको ये निकालना। तो इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, वो होता है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस कितना होता है बी स्क्वेयर। तो ये कितना दे दिया, 13 का स्क्वेयर, 12 का स्क्वेयर, और कितना आ गया बी का स्क्वेयर। नहीं तो आपको सामने पता लग रहा है ये 5 ही हो गया ना, याद कर लो जब भी है ना हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है। तो 169 माइनस कितना 144 प्लस कितना आ गया बी स्क्वेयर, और 144 उधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो 25 इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वेयर हो गया। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5 आ गई। बस आप पुट करो बस क्वेश्चन में। हमें बोला 3 साइन थीटा, साइन थीटा कितना बोलो, 12 बटा कितना है 13, है ना, प्लस 4 कोस थीटा कितना बोलो, 5 बटा कितना आपका 13 है। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, 12 छिके 12 तीन के तो 36 प्लस 20 बटा कितना हो गया 13, और 13 आ गया। बेस सेम हो तो क्या आ जाता है दोस्तों 13, और 36 जमा 20, इनको दोनों को प्लस करूँगा तो 56/13 क्या आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और लग रही है आपको वीडियो तो करो यार, थोड़ा सा लाइक शेयर थोड़ा कमेंट कर दिए करो ना, अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा काम तो फिर ठीक है।